उल्लाना, ब्रिटिश स्टोरी, हेनरी ग्राहम ग्रीन। वे दोनों बगीचे की बेंच पर सटकर देर तक बैठे रहे, चुपचाप। वह गर्मियों की शुरुआत का बहुत ही उपयुक्त दिन था। आसमान में एकाध सफेद बादल बिखरे हुए थे, पर मुमकिन था कि बादल बिखर जाएं और आसमान साफ नीला दिखने में आए। दोनों अधेड़ उम्र के थे, पर दोनों में से किसी एक को भी बीती हुई जवानी को बनाए रखने की चाह न थी। वैसे वह मर्द अपनी रेशमी मूंछों के कारण ज्यादा सुकुमार नजर आ रहा था, जैसा वह खुद को समझता था, और औरत भी आईने वाले अपने अक्स से ज्यादा प्यारी दिखाई दे रही थी। गंभीरता दोनों में थी और यही दोनों में समानता थी। उनके बीच बहुत कम फासला रहा, जिससे लगा जैसे वे अरसे से शादीशुदा हों, और लंबे समय के साथ के सबब उनकी सूरतें भी आपस में मिलने लगे थीं। दोनों कभी कभी अपनी घड़ी देखते, क्योंकि दोनों के पास यह एकाकी पल थोड़े वक्त के लिए था। मर्द बदन में छरहरा और लंबा था, नक्श आकर्षक, चेहरा सादा पर सौंदर्य से भरपूर। पास में बैठी औरत पहली नजर में देखने भर से अत्यंत खूबसूरती, लुभावनी व तराशी टांगों वाली किसी कलाकृत औरत की तस्वीर की तरह लग रही थी। उसके चेहरे से आभास होता था जैसे उसके लिए वह गर्मी का एक उदास दिन हो, पर फिर भी वह घड़ी का कहा मानकर उठने को तैयार थी। वे शायद एक दूसरे से बात ही न करते, अगर उनके करीब से दो शरारती लड़के न गुजरते। उनमें से एक के कंधे पर रेडियो लटका हुआ था और वे अपने ही ख्यालों में गुम होकर कबूतरों को उड़ा रहे थे, सता रहे थे और मार रहे थे। एक कबूतर को शायद ज्यादा मार लग गई, जिसके कारण वह फड़फड़ाकर नीचे आ गिरा और उन दोनों के सामने तड़पने लगा। वे लड़के उन कबूतरों को तड़पता हुआ छोड़कर आगे की ओर बढ़ गए। मर्द उठा, अपनी छतरी को चाबुक के समान पकड़ा। बदमाश, उसके मुंह से निकला। बेचारा कबूतर, औरत ने थरथराते लबों से कहा। कबूतर की एक टांग जख्मी हो गई थी। उसने जमीन पर पलटने की कोशिश की, उछलकर छलांग मारने की कोशिश की, पर उड़ने में फिर भी नाकामयाब रहा। आप एक क्षण के लिए दूसरी ओर देखिए, मर्द ने कहते हुए छतरी एक तरफ रखी, कबूतर को उठा लिया और तेजी से उसकी गर्दन सहलाने लगा। यह एक ढंग है जो पक्षी पालने वालों के लिए जरूरी है। फिर उसने यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर एक कचरे का डब्बा ढूंढा और धीरज से उस कबूतर को उसमें डाल दिया। अब और कुछ नहीं हो सकता, मर्द ने मुड़ते हुए पछतावे के लहजे में कहा। मैं वो भी न कर पाती। किसी को मारना हमारे दौर का एक आसान काम है। मर्द की बात में कड़वाहट थी। अब जब वह वापस बेंच पर आकर बैठा तो उनके बीच में पहले सा फासला न था। वे अब मौसम के बारे में छोटी छोटी बातें कर पा रहे थे, जैसे पिछले हफ्ते कपकपाती सर्दी पड़ी थी, उसके पहले वाले हफ्ते। औरत का अंग्रेजी लहजा उसे बेहद पसंद आया और खुद फ्रेंच में ठीक से बात न कर पाने के लिए उससे माफी मांगी। उस औरत ने उसे बताया कि वह अंग्रेजी कहाँ और किस स्कूल में पढ़ी थी। वह समुद्र किनारे वाला शहर। समुद्र हमेशा मुझे धूसर लगता है। धूसर इक्वल्स भूरा। फिर दोनों बहुत देर खामोशी में तन्हा तन्हा बैठे रहे। बीते हुए समय के बारे सोचते हुए औरत ने उससे पूछा, क्या तुम कभी फौज में थे? नहीं, जब लड़ाई लगी तब मैं 40 बरस का था, मर्द ने बताया। एक बार सर्जरी मिशन पर हिंदुस्तान गया था। मुझे हिंदुस्तान बहुत अच्छा लगा। और बताते हुए मर्द की आंखों में याद की चमक आ गई। वह औरत को लखनऊ और आगरे की बातें बताने लगा। पुरानी दिल्ली के बारे में अपनी राय बताते हुए कहा, मुझे सिर्फ पुरानी दिल्ली पसंद नहीं आई, क्योंकि वह किसी अंग्रेज ने बनाई थी। उसे देखते हुए मुझे वाशिंगटन का ख्याल आता रहा। आपको वाशिंगटन पसंद नहीं? सच कहूं, मुझे अपने मुल्क में मजा नहीं आता। मुझे प्राचीन चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे अब फ्रांस लगता है। मेरे दादा ब्रिटिश परिषद के नीस। तब वह बिल्कुल नया शहर था। हाँ, पर अब वह कुछ पुराना हो गया है। हम अमेरिका के निवासी जो कुछ भी हासिल करते हैं,
उस सौंदर्य के कारण बूढ़े नहीं होते। आपने शादी की है या नहीं? मर्द थोड़ा हिचकिचाया, फिर कहा, हाँ, और उसने छाते को स्वाभाविक ढंग से पकड़ लिया, जैसे उस वक्त उसे किसी सहारे की जरूरत थी। मुझे यह बात पूछनी नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं? और आपने? मर्द ने औरत को कुछ राहत बख्शने के लिए उससे पूछा, हालांकि उसके हाथ में शादी की अंगूठी साफ दिखाई दे रही थी। हाँ। अब मर्द को लगा कि उसे अपना नाम न बताना असामान्य होगा, इसीलिए कहा, मेरा नाम ग्रीव्स हेनरी है। हेनरी सी ग्रीव्स, हेनरी सी ग्रीव्स। मेरा नाम हेनरी क्लेयर हेनरी, हेनरी क्ले। आज की दोपहरी बड़ी सुहानी थी, पर सूरज डूबने से थोड़ी ठंड बढ़ गई है। मर्द का छाता बहुत आकर्षक था। औरत ने उसके सुनहरे किनारे की तारीफ की और फिर उसे वह जख्मी कबूतर याद आया। कहने लगी, यह आपकी बहुत ही साहसी कोशिश थी, पर मुश्किल थी। मैं नहीं कर सकती थी। मैं बुज़दिल हूँ। हम कहीं न कहीं जरूर बुज़दिल हैं, पर आप नहीं हैं। मैं भी। मर्द के मन में कुछ कहने की तत्परता थी, पर औरत ने जैसे उसके कोट के कॉलर को पकड़ा हो और कह रही हो, कहीं से गीला रंग लग गया है आपके कोट पर। आज मेरे घर की सीढ़ियों पर रंग लग रहा था। यहाँ आपका घर भी है। घर नहीं, चौथी मंजिल पर एक छोटा फ्लैट। लिफ्ट होगी? नहीं, वह एक पुरानी इमारत है। औरत ने जैसे मर्द की एक अनजान जिंदगी की दरार में से झांक लिया हो। जवाब में उसे अपने बारे में भी कुछ कहना था, ज्यादा नहीं, थोड़ा कुछ ही सही। इसलिए कहा, मेरा अपार्टमेंट अभागा होने की हद तक नया है। दरवाजा बिजली पर खुलता है, बिना हाथ लगाए, हवाई अड्डे के दरवाजों की तरह। फिर छोटी छोटी बातें होती रहीं। वह कहाँ से पनीर खरीदती है, वह चीजें कहाँ से खरीदता है। ठंड बढ़ती जा रही है, अब चलना चाहिए, औरत ने कहा। आप यहाँ इस पार्क में अक्सर आती हैं? पहली बार आई हूँ। कितना अजीब संयोग है, मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, जबकि मैं यहाँ से बहुत करीब रहता हूँ और मैं यहाँ से बहुत दूर। पहली व्रत के राज भी गोपनीय होते हैं। दोनों बेंच पर से उठे। मर्द ने हिचकिचाते हुए कहा, आपको वक्त न होगा, नहीं तो रात का खाना अगर हम साथ खाते। एक पल के लिए औरत जैसे अंग्रेजी बात करना भूल गई। फ्रेंच में कहा, आपकी पत्नी। वह खाना किसी और जगह खाएगी, पर आपका पति, वह 11 बजे के पहले घर नहीं आएगा। कुछ मिनटों की दूरी पर एक होटल था। औरत को कोई खास भूख न थी, पर खाने की लंबी सूची पढ़कर वक्त गुजरते वह उसके और करीब होती गई। खाना सामने आया तो दोनों के मुंह से निकला, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। कभी कैसे कुछ हो जाता है, मर्द ने कहा। अपने दादा के बारे में कुछ बताएं। मैंने उसे लंबे अरसे तक नहीं देखा था। आपके पिता अमेरिका क्यों गए थे? शायद अभियान के लिए। शायद वही ख्वाहिश मुझे यूरोप ले आई है। पर मेरे पिता के समय अमेरिका में सिर्फ कोको कोला न थी। आपने यहाँ यूरोप में शादी की होगी। नहीं, मैं अपनी पत्नी को अमेरिका से अपने साथ ले आया हूँ। बेचारी, बेचारी, वह कोको कोला नहीं भूल पाती। पर वह तो यहाँ भी मिलती है, औरत ने जानबूझकर उपयुक्त जवाब दिया। वाइन, वेटर आया। मर्द ने पूछा, कौन सी वाइन? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, कोई भी। मेरा ख्याल था सब फ्रेंच। ये चुनाव मेरे पति किया करते थे। अचानक जैसे दोनों के बीच में सोफा पर कोई आकर बैठा हो। मर्द। समय शांत हो गया, जैसे दो परछाइयां वहीं जम गई होती अगर कुछ और बतियाने की हिम्मत न करती। आपके बच्चे हैं? नहीं। आपके? नहीं। आपको इस कारण कोई कमी महसूस होती है?
मेरे ख्याल में कोई न कोई कमी हर किसी में कहीं न कहीं रह जाती है, औरत ने जवाब दिया। खैर आज मैं बहुत खुश हूँ जो इस पार्क में हम मिले। मैं भी बहुत खुश हूँ। उसके बाद का मौन मूक रहा। दोनों परछाइयां वहां से उठकर चली गईं, उन्हें अकेला छोड़कर। एक बार फल की प्लेट में उनकी उंगलियां एक दूजे को छू गईं। उनके समस्त सवाल जैसे समाप्त हो गए। उन्होंने एक दूसरे को इतना समझ लिया जितना किसी और को न समझा हो। यह एहसास खुशगवार मंजिल की तरह था, समझ और पहचान से परे। शर्त बंधी हुई दौड़ जैसे पीछे रह गई और अब जैसे वक्त और मौत दोनों दुश्मन रह गए थे। कॉफी आई, बढ़ती उम्र की पीड़ा की तरह, और उसके बाद ब्रांडी का घूंट जरूरी था, उदासी को गले से नीचे उतारने के लिए। ये सब कुछ ऐसा था जैसे उड़ते परिंदे कुछ ही घंटों में उम्र के फासले लंघाए हों। मर्द ने बिल भर दिया और दोनों बाहर आए। यह वक्त मौत की पीड़ा के समान था और उसे सहन कर पाने के लिए दोनों नाजुक और कमजोर थे। मैं आपको आपके घर छोड़कर आता हूँ। नहीं, इतनी दूर कैसे चलोगे? किसी होटल की खुली छत पर एक और ड्रिंक लें। अब ड्रिंक हमें उससे ज्यादा क्या देगा? औरत ने कहा। ये शाम अपने आप में मुकम्मल है। तुम सचमुच एक कोमल रूह हो। यह वाक्यांश उसके मुंह से फ्रेंच में निकला था, जिसमें उसने तुम शब्द को अपनायत और उल्फत के साथ उच्चारा था। पर अपने आप को दिलासा देने के लिए उसने सोचा कि मर्द को फ्रेंच अच्छी तरह समझ में नहीं आती। शायद इसलिए उसने ध्यान न दिया हो। उन दोनों ने न एक दूसरे का पता पूछा, न टेलीफोन नंबर। दोनों समझ गए थे उनकी जिंदगी में वह पल बहुत देर से आया था, बिल्कुल आखिर में। मर्द ने टैक्सी बुलाकर उसमें औरत को बिठाया और खुद आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की ओर चलने लगा। जवानी में कुछ बुज़दिली होती है, वही बड़ी उम्र में बुद्धिमानी बन जाती है। पर उसी बुद्धिमानी के हाथों भी इंसान अफसोस का किरदार बन सकता है। ओह! हेनरी क्लेयर जब अपने घर स्वचालित दरवाजा लांघकर अंदर गई तो उसे हमेशा की तरह हवाई अड्डे की बात याद आई। 6 मंजिल पर उसका अपार्टमेंट था। दरवाजे के ऊपर लाल और पीले रंग की एक निराकार पेंटिंग थी, जो उसे अजनबी जैसी लगी। वह सीधे अपने कमरे में चली गई और दीवार के परले छोर से अपने पति को सुन सकती थी। वह सोच रही थी, आज पति के पास कौन सी लड़की है, टोनी या दूसरी कोई? उसने दूसरे दरवाजे पर निराकार पेंटिंग बनाई थी, और टोनी, जो एक बैलेट डांसर थी, उसने कहा था कि ड्राइंग रूम में रखी चित्रकला की मॉडल वह खुद थी। वह सोने के लिए कपड़े बदलने लगी। पास वाले कमरे से आती आवाजें जाल बुनती रही, पर आज वाली बेंच का मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया। वह दबे पांव कदम उठाती रही, आगे रखती रही। उसके आने की आहट उसके पति के कानों में पड़ती तो उसके पति की तलब तेज हो जाती थी। दीवार के इस पार उसका वजूद हमेशा उसकी ख्वाहिश के लिए जरूरी होता था। आवाज आई, प्यारे, प्यारे। आवाज बिखरी हुई थी। ये नाम उसके लिए नया था। उसने मेज की ओर हाथ बढ़ाया, कानों से उतारी बालियां मेज पर रखीं, और उसे फल की प्लेट में किसी की उंगलियों का स्पर्श याद आ गया। पास वाले कमरे से हल्की हंसी की आवाज आ रही थी। हेनरी ने मोम की गोलियां अपने कानों में डाल दी और आंखें मूंद कर सोचने लगी, जिंदगी कुछ और तरह की होती अगर 15 बरस पहले वह आज वाली बेंच पर बैठती और जख्मी कबूतर की पीड़ा से छटपटाते मर्द को देख रही होती। ओह! 2 तकियों का सहारा लिए ग्रीवस की पत्नी कह रही थी, तुम किसी औरत के साथ घूमते रहे हो। तकिए से जलती सिगरेट के कारण कई छेद हो गए थे। नहीं, ये तुम्हारा बेकार का ख्याल है। तुमने कहा था कि तुम 10 बजे लौट आओगे। फक्त 20 मिनट ही ज्यादा हुए हैं। तुम किस बार? में। मैं पार्क में बैठा रहा और फिर जाकर खाना खाया। तुम्हें नींद की दवा दूं? तुम्हारा मतलब है कि मैं सो जाऊं, मर जाऊं, और तुम मेरे पास ना आओ?
मर्द ने ध्यान से पानी में दवा की 2 बूंदें डाली। अब वह कुछ भी कहता तो उसकी पत्नी तक बात न पहुंचती। बालों को बांधने के लिए उसकी पत्नी ने लाल रंग की क्लिप्स लगा रखी थीं। वह दवा पीने के लिए झुकी तो मर्द को उस पर दया आ गई कि वह अमेरिका से दूर आकर वहां के लिए उदास थी। आज अच्छा हुआ जो उसने बिना कुछ कहे दवा पी ली। आज की रात बीती हुई खराब रातों जैसी न थी और वह अपने पलंग के किनारे बैठकर सोचने लगा। कैसे अंदाज से होटल के बाहर उसे तुम कहा था। क्या सोच रहे हो? पत्नी ने अचानक सवाल किया। सोच रहा था जिंदगी कुछ और तरह की हो सकती थी। यह उस मर्द की सबसे बड़ा उल्लाहना था जो जिंदगी के खिलाफ आज पहली बार अभिव्यक्त किया और उसने सुना। अनुवाद देवी नागरानी।